95 के दिसंबर का महीना था। बंबई का सबसे बड़ा मैदान और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे बड़ा अधिवेशन। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में खड़ा हुआ विशालकाय मंच, और मंच पर आखिरी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी। सामान्य तौर से चली आने वाली परंपरा के अनुसार आखिरी भाषण अटल बिहारी वाजपेयी को देना होता था, लेकिन ये वो दौर था जब वाजपेयी राजनीति के नेपथ्य में थे। वाजपेयी की राजनीति का सूर्य अस्त होने वाला था और आडवाणी पिछले 1 दशक से संघ और भाजपा की नजरों में दोपहर के दमकते सूर्य की तरह चमक रहे थे। आडवाणी की बहुप्रतीक्षित और पहले से तय घोषणा का इंतजार पूरी संघ और भारतीय जनता पार्टी की टीम कर रही थी। ये घोषणा थी 1996 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के चयनित होने की। सबको इंतजार था कि आडवाणी कब अपने भाषण में इस बात का जिक्र करेंगे कि पार्टी और संगठन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चयनित किया है। पूरा संघ और भारतीय जनता पार्टी बाहें पसार के इस घोषणा का इंतजार कर रही थी। सबके कान बस इसी वाक्य को सुनने के लिए आतुर थे। लेकिन आडवाणी अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हुए जब भाषण के अंतिम दौर में पहुंचते हैं तो एक बात बोलते हैं। कहते हैं, बहुत दिनों से इस देश की सुगबुगाहटों में एक नारा गूंज रहा है, अब की बारी अटल बिहारी। लोगों को भरोसा नहीं हुआ, ये हुआ क्या? अब की बारी अटल बिहारी का मतलब क्या है? एक पॉज छा गया, पूरी सभा में सन्नाटा, और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए आडवाणी ने फिर बोला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1996 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। सभा में एकदम सन्नाटा। वाजपेयी खड़े हुए और बोले, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो आडवाणी ही बनेंगे। आडवाणी ने कहा, अटल जी घोषणा हो चुकी है। वाजपेयी जी दोबारा माइक पे आए, बोले, नहीं नहीं, 1996 के लोकसभा चुनाव में पार्टी जीतेगी, पूरे दमखम से लड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे आडवाणी जी। आडवाणी ने फिर कहा, घोषणा हो चुकी है। ये अटल और आडवाणी की दोस्ती बोल रही थी। मंच पे 2 नेता खड़े थे जो पिछले 5 दशक से एक साथ खड़े थे। ये वो 2 नेता थे जिन्होंने इस पार्टी को शून्य से शिखर तक का सफर तय कराया था। ये वो 2 नेता थे जिन्होंने चौराहों पे साइकिल पे बैठ के पार्टी के पंपलेट चिपकाए थे और रायसीना की पहाड़ी पर स्थित 2 दफ्तरों में एक साथ काम करके भी दिखाया था। राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ जोड़ियां नहीं टिकती हैं, लेकिन ये वो जोड़ी थी जिसने तमाम पूर्वाग्रहों और तमाम मिथकों को ध्वस्त करते हुए 5 दशक का सफर एक साथ तय करके दिखाया था। वाजपेयी और आडवाणी की आंखों के तैरते आंसू सामने खड़े 1 लाख कार्यकर्ताओं के दिलों में उबाल ला रहे थे। सामने खड़े 1 लाख कार्यकर्ता अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे थे कि वो एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जहां 2 शीर्ष नेताओं के बीच ऐसी जुगलबंदी है जो देखने लायक है। प्रधानमंत्री पद के लिए ऐसा चयन आज तक इस देश की राजनीति ने कभी नहीं देखा था, जहां एक नेता दूसरे को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहा है और दूसरा पहले को। वाजपेयी और आडवाणी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। आंखों के आंसू पार्टी कार्यकर्ताओं के जज्बात हिला रहे थे। सामने खड़े कार्यकर्ता खुशी से पागल हो रहे थे और वाजपेयी और आडवाणी सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। आडवाणी ने माइक संभाला, बोला, वाजपेयी जी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और यह अंतिम घोषणा है। वाजपेयी मुस्कुराते हैं और फिर बैठ जाते हैं। ये अटल और आडवाणी के 50 वर्षों की दोस्ती की वो महागाथा है जो आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अटल और आडवाणी के रिश्तों की वो अनसुनी दास्तान जो आपको सुनने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी चूंकि भारतीय राजनीति में इससे बेहतर, इससे मूल्यपरक, इससे नैतिक राजनीतिक जोड़ी की कहानी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। ये कहानी शुरू होती है साल 1957 से, जब जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी को सदन भेजने के लिए आतुर था। आतुरता का एक कारण था कि जनसंघ का परचम सदन के भीतर बुलंद करने वाली वो आवाज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज, अब मौन हो चुकी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे
और इसके बाद जनसंघ का परचम थामने वाली कोई भी आवाज सदन के भीतर मौजूद नहीं थी। ऐसे में पार्टी नेतृत्व ने यह तय किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को सदन भेजना सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है, इसीलिए सारा ध्यान इसी चीज पर लगाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश की 3-3 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी की जमानत जब्त होती है, लखनऊ पर वाजपेयी नंबर 2 पर आते हैं और बलरामपुर से चुनाव जीत के सीधा सदन पहुंचते हैं। सदन में वाजपेयी की आवाज गूंजी तो नेहरू मोहित हो उठे। ये वाजपेयी के भाषण थे जिन्होंने जनसंघ को पहली बार लोकप्रियता का चस्का चखाया था। लेकिन नए नए वाजपेयी सिर्फ 30-32 साल की उम्र के नेता थे। इतना सारा कामकाज, पार्टी की ब्रांडिंग, पार्टी का प्रचार और फिर सदन के भीतर का भी काम संभालना मुश्किल हो गया। तो वाजपेयी की मदद के लिए संघ के एक प्रचारक का चयन किया गया। ये प्रचारक पाकिस्तान के सिंध से भाग कर आया था। पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम संभालने वाला ये नेता इतना कुशल नेतृत्व करता था कि राजस्थान के भीतर महात्मा गांधी की हत्या के बाद लगे प्रतिबंध के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतनी मजबूत जड़ें फैला चुका था कि महज 1 दशक के भीतर भीतर जनसंघ राजस्थान की सत्ता पर बैठ गया था। इस नेता का नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी को अटल बिहारी वाजपेयी के सहायक के तौर पर दिल्ली भेजा जाता है और यहीं से शुरू होती है आडवाणी और वाजपेयी की जुगलबंदी। आडवाणी और वाजपेयी की एक कहानी सुनाने के पहले आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा जो आडवाणी अपनी किताब में शेयर करते हैं। आडवाणी लिखते हैं, मैंने और अटल जी ने दिल्ली में हो रहे एक उपचुनाव की जम के तैयारियां की थी। चौराहे चौराहे पंपलेट चपकाए थे। वो जो बड़ा वाला लाउड स्पीकर आता है ना, उसके पीछे पीछे बोल बोल के नारे चिल्लाए थे। खूब तैयारियां की, लेकिन वो उपचुनाव जनसंघ हार गया और जनसंघ के हारने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी लगातार कई घंटों से इसी विषय पर विचार मंथन कर रहे थे कि क्यों हारा, कैसे हारा। जब बहुत देर तक विचार होता रहा तो वाजपेयी ने कहा, आडवाणी छोड़ो यार, ये सब होता रहेगा, आओ चलो एक फिल्म देख के आते हैं। फिल्म देख के आते हैं। आडवाणी को फिल्मों का तगड़ा चस्का था, पाकिस्तान से ही था और फिल्मों का एक गजब कनेक्शन अभी आगे भी बताऊंगा मैं आडवाणी का। आडवाणी और वाजपेयी सीधा इंपीरियल थिएटर जाते हैं जहां राज कपूर की एक फिल्म लगी हुई थी। जहां तक यादों से जुड़ी हुआ कोई नाम था उसका, मुझे जहां तक याद आ रहा, पूरा नाम नहीं याद है। आडवाणी और वाजपेयी ने वो फिल्म देखी और फिल्म देख के दिल्ली के कचौड़ी खाई, फिर चांदनी चौक के पराठे खाए और फिर आके दफ्तर में सो गए। ये वाजपेयी और आडवाणी की दोस्ती के दिन थे जो लगातार राजनीतिक जुगलबंदी के तौर पे पार्टी को फायदा पहुंचा रहे थे। फिर आता है साल 1967। आडवाणी और वाजपेयी को मिले 1 दशक का सफर हो चुका था, लेकिन दोस्ती थी कि बढ़ती चली जा रही थी, पक्की होती चली जा रही थी। ये वो बचपन वाली दोस्ती नहीं थी जहां बात बात में लड़ाई हुआ करती है। ये वो दोस्ती थी जहां ठहराव था, जहां एक दूसरे के विचारों को समझा जाता था, जहां इशारे काफी होते थे, जहां आंखें शब्दों से ज्यादा कहा करती थीं। ये आडवाणी और वाजपेयी की दास्तान है जो अभी आगे एक बहुत बड़ा टर्निंग ट्रैक लेने वाली थी। 1967 में बलराज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं। बलराज मधोक और वाजपेयी के बीच तनातनी की खबरें पहले से भी चलती थीं, चूंकि विचारधारा के स्तर पर दोनों में बहुत बड़े मतभेद थे। वाजपेयी मॉडरेट किस्म के नेता कहे जाते थे, जबकि मधोक कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पे जाने जाते हैं। आज भी अगर आप किसी कट्टर हिंदुवादी चेहरे से बात करेंगे तो बलराज मधोक को वो अपना आदर्श मानता है। पता नहीं कुछ करिश्मा था इस व्यक्ति में, लेकिन वाजपेयी का अंधा विरोध करते थे। सही बात भी अगर वाजपेयी कर रहे हैं तो इन्हें उसका विरोध ही करना है। और बलराज मधोक के जनसंघ अध्यक्ष बनने के बाद 2 साल के भीतर भीतर पार्टी को बलराज मधोक की इस कट्टर छवि का नुकसान होने लगा, जिसके बाद 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मधोक को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और दीनदयाल उपाध्याय को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय की असामयिक मृत्यु के बाद अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। वाजपेयी और आडवाणी का ये दौर फिर शुरू होता है और वाजपेयी धीरे 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 धीरे
जनसंघ में पॉपुलैरिटी के नए लेवल छूते जाते हैं, नए लेवल छूते जाते हैं। लेकिन मधोक को अभी भी वाजपेयी से समस्या थी। मधोक जनसंघ के पुराने नेता थे, पुराने इतने कि वाजपेयी से पहले के पोस्टर बॉय कह लीजिए, जनसंघ के संस्थापक नेता थे और वाजपेयी के बारे में ऐसी कटु आलोचनात्मक टिप्पणी किया करते थे कि सीना छलनी हो जाए सामने वाले का। नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी को दीनदयाल उपाध्याय की मौत के जिम्मेदार के तौर पर घोषित किया था इन्होंने। सोच सकते हैं आप, वाजपेयी और नानाजी देशमुख दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन बलराज मधोक थे कि इसी तर्क को दिए जा रहे थे। लेकिन वाजपेयी अब धीरे धीरे समझ रहे थे कि मधोक का पत्ता काटना जरूरी है। लेकिन ये वाजपेयी थे, इन्हें दोस्ती निभानी आती थी और दुश्मनी भी। तो वाजपेयी ने 4 साल के बाद अपना अध्यक्षीय कार्यकाल छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। कल्पना कर सकते हैं आज कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे दे। और वाजपेयी ने अध्यक्ष जानते हैं किसे बनाया? आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी को मना भी किया था कि नहीं नहीं वाजपेयी जी, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। लेकिन वाजपेयी आडवाणी को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और जुटे भी हुए थे। अंततोगत्वा आडवाणी को मानना ही पड़ा और फिर आडवाणी पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। और आडवाणी के अध्यक्ष बनने के बाद बलराज मधोक की एक टिप्पणी आती है जिसमें वाजपेयी को नेहरू का चमचा और कांग्रेसी कहा जाता है। वाजपेयी का इशारा था कि शिशुपाल की 100 गलतियां हो चुकी हैं और 100 गलतियों के बाद सीधा सर कटता है। आडवाणी को वाजपेयी का इशारा साफ समझ में आया और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने जनसंघ के संस्थापक को, जी हाँ, जनसंघ के संस्थापक को जनसंघ की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। पहली बार इस देश की राजनीति ने देखा था कि किसी पार्टी के संस्थापक को उसी की पार्टी ने अनुशासनहीनता के मामले में दर्ज करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। यह आडवाणी और वाजपेयी की जुगलबंदी है जो चलती ही जा रही है। फिर 77 वाली जनता पार्टी की सरकार में दोनों मंत्री भी एक साथ ही बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और LK आडवाणी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। आडवाणी ने यह पद जानबूझ के लिया था। असल में आडवाणी को फिल्मों का बड़ा चस्का था, तो सोचा अगर इंटरटेनमेंट मिनिस्ट्री अपने पाले में होगी तो तमाम फिल्मकारों से संबंध भी बन जाएंगे, तो बने भी। लेकिन 1980 आते आते जनता पार्टी की सरकार भी चली गई और जनता पार्टी भी टूट गई, जिसके फलस्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी ने 1980 में एक नई पार्टी बनाई, नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी और इसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक जनसंघ की ही तरह आडवाणी और वाजपेयी की जुगलबंदी लगातार काम करती रही। लेकिन 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की दौर में हुए लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के लिए राजनीतिक अवसान के संकेत देने लगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थीं। अटल बिहारी वाजपेयी अपना खुद का चुनाव हार गए थे और इसके बाद किसी भी पार्टी का अध्यक्ष नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देता ही है। वाजपेयी ने भी दिया और आडवाणी इसके अगले अध्यक्ष बने। लेकिन ये वाजपेयी और आडवाणी के लिए कोई नई बात नहीं थी। अध्यक्ष का पद देना और लेना इन दोनों में दशकों से हो रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो मैं ये कहने लगा कि वाजपेयी के लिए राजनीतिक अवसान के संकेत थे? असल में इसके पीछे था तत्कालीन परिस्थितियों का खेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। आडवाणी के अध्यक्ष बनते ही संघ फिर से पुरानी भूमिका में आ गया, क्योंकि वाजपेयी के दौर में संघ बीजेपी से दूरी बनाए हुए था। ऐसा वाजपेयी की छवि के कारण था। लेकिन आडवाणी के अध्यक्ष बनते ही संघ पुरानी भूमिका में आ गया और फिर संघ और आडवाणी की ये जोड़ी बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन के रास्ते पर लेके निकल गई और अटल बिहारी वाजपेयी इस यात्रा के पीछे छूट गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को लगता था कि राम मंदिर आंदोलन में जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी की एक सांप्रदायिक छवि बन जाएगी और इसकी स्वीकार्यता में एक बड़ा खलल पैदा होगा। लेकिन आडवाणी और संघ की नज़र में राम मंदिर आंदोलन में कूदना वोटों के हिसाब से फायदे का सौदा होगा और 1989 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के ट्रैक पर चलना जबरदस्त फायदे का संकेत दे रहा था। चूंकि 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी
1989 के लोकसभा चुनाव में 86 पर पहुंच चुकी थी और ये बता रहा था कि आडवाणी और संघ का ये रास्ता सीधा वोटों तक जा रहा है और वाजपेयी नेपथ्य की ओर जाते चले गए। ये वो दौर था जब वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर भी नहीं जाया करते थे, अपने घर में ही रहते थे। अपने पामेरियन कुत्तों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की वो तस्वीर देखिएगा, बड़ी कमाल की है। ये वही दौर था जब आडवाणी और वाजपेयी के बीच मतभिन्नताएं चरम पर थीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी को एक दफ़ा फ़ोन करके भी कहा था कि आडवाणी जी, आप सिंह की सवारी कर रहे हैं और सिंह की सवारी करने वाले को सिंह खा जाता है, इसलिए मैं आपको फिर से सावधान कह रहा हूँ, इस रथ यात्रा पर ना जाइए। ये वही रथ यात्रा थी जिसने आडवाणी के कैरियर को सबसे बड़ी उड़ान दी थी, जिसने भारतीय राजनीति के पूरे तंत्र को बदल डाला था। ये वही रथ यात्रा थी जो बीजेपी का सिंबल बन के उभरी थी। ये सोमनाथ से अयोध्या की वही रथ यात्रा थी जिसने आडवाणी को हिंदुत्व का सिने स्टार बना दिया था। ये वही रथ यात्रा थी जिसने राम मंदिर आंदोलन के लिए वो उर्वर भूमि तैयार कर दी थी जिस पे 1992 के बाबरी विध्वंस जैसे दाग भी झेले जा सकते थे। ये आडवाणी के 4 दशक के राजनीतिक जीवन की पहली घटना थी जब आडवाणी ने वाजपेयी की कोई बात नहीं मानी थी। वाजपेयी की सलाह को दरकिनार करते हुए आडवाणी ने राम रथ यात्रा पूरी की और संघ अब आडवाणी को इसका इनाम देना चाहता था। संघ के बड़े पदाधिकारियों ने आडवाणी को सूचित किया कि संगठन अब आपको नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे देखना चाहता है। आडवाणी के भीतर से मानो हुक का गुबार उठा। आडवाणी के भीतर से इतनी कसक उठी। कसक क्यों उठी? क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष का पद पिछले 4 दशक से सदन के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान बना हुआ था। वाजपेयी के लिए ये पद बिल्कुल ऐसा था जैसा किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम माने उसकी पहचान। सदन में नेता प्रतिपक्ष माने अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी माने नेता प्रतिपक्ष। आडवाणी को सूझ नहीं रहा था कि जिस नेता के साथ पिछले 4 दशक की यारी चल रही है, अपने से 4 वर्ष उम्र में बड़े उस नेता को पदस्थ करके आडवाणी उसी जिम्मेदारी को कैसे वहन करें। आडवाणी को समझ में नहीं आ रहा था कि वाजपेयी से किस मुंह से जाकर वो मिलेंगे कि जिस जिम्मेदारी को आप पिछले 4 दशक से अपने कंधे पे मेडल की तरह टांग के घूम रहे थे, अब वो जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। आडवाणी ने तत्कालीन पार्टी महासचिव और शायद भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के सबसे ताकतवर महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य, जो संघ के प्रचारक भी थे, उनको सूचित किया कि आप संघ के दफ्तर जाके कह दीजिए, मैं नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं स्वीकार सकता हूं। इस पद के लिए वाजपेयी ही उपयुक्त हैं और वाजपेयी जी जैसा व्यक्तित्व ही इस पद की गरिमा बढ़ाएगा। सोचिए कितना बड़ा कलेजा होगा आडवाणी का। मैं यही तो कह रहा था आपसे कि आडवाणी और वाजपेयी के रिश्तों में कुछ ऐसा सीमेंट था जो जोड़े हुए था इन्हें। गोविंदाचार्य झंडे वाला स्थित संघ के दफ्तर पहुंचते हैं। संघ के बड़े पदाधिकारी माने संघ के नंबर 2 कहे जाने वाले सर कार्यवाह की पोस्ट पर बैठे रज्जू भैया को यह सूचित किया जाता है कि आडवाणी ने वाजपेयी के लिए अनुमोदन दिया है। लेकिन रज्जू भैया भड़क जाते हैं, बिफर पड़ते हैं। गोविंदाचार्य से कहते हैं, संगठन जो एक बार फैसला कर लेता है सो कर लेता है। दरअसल इसमें संघ वाजपेयी को निपटाने के मूड में था और गोविंदाचार्य संघ के प्रचारक होने के नाते इस मामले में कहीं ना कहीं सहयोग दे रहे थे। वाजपेयी को संघ और गोविंदाचार्य सरीखे कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे पसंद नहीं करते थे। इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वाजपेयी मॉडरेट आदमी थे। तो वाजपेयी के लिए निराशा भरा यह अनुमोदन लेके गोविंदाचार्य पार्टी मीटिंग में पहुंचते हैं और घोषित किया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी से ये पद लेके लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाता है। आडवाणी इस पद को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि अब कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, या तत्कालीन परिस्थितियां जो भी रही हों। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। पार्टी में नेपथ्य में चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। वाजपेयी ही नहीं, पूरी की पूरी राजनीतिक बिरादरी इस फैसले से हतप्रभ थी, चौंकी हुई थी। वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व अगर नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? और वाजपेयी के इसी नैराश्य भरे दिनों में विपक्षी दल वालों ने सोचा कि क्यों ना वाजपेयी को तोड़ लिया जाए, क्यों ना वाजपेयी को संगठन से अलग कर लिया जाए। और इसकी सबसे पहली पुष्टि होती है वीपी सिंह के किताब में। वीपी सिंह अपनी किताब में दर्ज करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से एक दफा बात करने वो भी गए थे। वाजपेयी से उन्होंने कहा था कि आपके दल में तो आपकी पूंछ नहीं है, माने आपकी उतनी हैसियत अब नहीं रही है जैसी पहले हुआ करती थी। 8 बरस से आप नेपथ्य में हैं, कब तक रहेंगे?
हमारी पार्टी में आइए, पूरा सम्मान मिलेगा। वाजपेयी चेहरा ऐसा था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मास अपील वाला चेहरा, जिसके भाषण के एक एक पॉज पे हजारों हजार तालियां पिटती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को हर पार्टी से ऑफर था। नरसिम्हा राव देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री उनके दोस्त हुआ करते थे। नरसिम्हा राव अपनी किताब लिखते थे तो चेक कराने वाजपेयी के पास भेजा करते थे। ये ताकत थी वाजपेयी की। लेकिन वाजपेयी का विश्वनाथ प्रताप सिंह को दिया हुआ जवाब आपको इस रिश्ते की गहराई से परिचित कराएगा। वाजपेयी कहते हैं, आडवाणी जी बड़े दुखी होंगे। आडवाणी जी को दुखी नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं तो बाल स्वयंसेवी हूँ, जीवन भर स्वयंसेवक था और रहूंगा। पदों का क्या है, मिलता रहता है, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। वीपी सिंह सन्न थे। राजनीति के लिए ऐसे गरिमापूर्ण वचन शायद अटल और आडवाणी जैसों के मुंह से ही सूट करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का ये त्याग और आडवाणी का भी वो नैतिकता आपको जरूर झकझोरी होगी, लेकिन अभी अपने कलेजे को थाम के रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना अब होने वाली थी, जो आज़ादी के बाद के भारतीय राजनीतिक इतिहास में एको हम द्वितीयो नास्ती है। हो ही नहीं सकती, अब तक तो हुई ही नहीं, और भविष्य में गिरते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधार पर मैं ये संभावना कर सकता हूं कि जल्दी तो होने वाली है नहीं। दरअसल हुआ क्या था, नेता प्रतिपक्ष का पद आडवाणी को मिलने के बाद बाबरी विध्वंस की घटना होती है और आडवाणी नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देते हैं और एक दफा फिर से अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठते हैं। और इसके बाद बाबरी विध्वंस के जिस दाग को टैटू बना के बीजेपी घूम रही थी, वो टैटू अब उन्हें ही खाने लगा था। जिस राम मंदिर आंदोलन के सहारे भाजपा प्रदेश दर प्रदेश जीत रही थी, वही भाजपा बाबरी विध्वंस के सहारे जब प्रदेशों में जा रही थी तो हार का मुंह देख रही थी। सबको याद आ रहे थे, खास तौर से आडवाणी को, वाजपेयी की वो बातें, वाजपेयी के वो वचन जो वाजपेयी फोन पे आडवाणी से कह रहे थे कि आडवाणी जी आप सिंह की यात्रा कर रहे हैं और सिंह की सवारी करने वाले को सिंह खा जाता है, और सांप्रदायिकता का ये शेर अब भाजपा को निगलने के लिए बेताब था। लेकिन संघ अभी भी इसी मूड में था और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इसी मूड में था कि वाजपेयी को दरकिनार रखा जाए। साल 1995 आता है और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की विफलताओं को देखते हुए तमाम नेता ये अंदेशा जता रहे थे कि 1996 के चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। लेकिन कांग्रेस के नरसिम्हा राव के सामने चेहरा कौन होगा? तत्कालीन राजनीति में कोई चेहरा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सुर से कह रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आडवाणी की राम रथ यात्रा की बहुत पॉपुलैरिटी भी पैन इंडिया हो चुकी थी और लाल कृष्ण आडवाणी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी घोषित करने के लिए दिसंबर 1995 11, 12, 13 शायद यही तारीख थी, एक आध दो दिन प्लस माइनस आप मान लीजिए, बंबई में भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन होता है। प्रमोद महाजन इसके संयोजक होते हैं और इसी में तय होता है कि आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। घोषित करने के लिए 12 दिसंबर को शायद एक रैली का आयोजन होता है। शिवाजी पार्क का मैदान था। ये शायद वही मैदान था जहां भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना था और वाजपेयी ने अध्यक्ष होने के नाते भाषण दिया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। पहले वाजपेयी का भाषण अंतिम में होता था क्योंकि वाजपेयी स्टार थे, लेकिन अब संघ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन वाजपेयी को तवज्जो नहीं दे रहा था। तो वाजपेयी का भाषण पहले हो गया और आडवाणी का भाषण बाद में हुआ। जब वाजपेयी अपना भाषण खत्म करके मंच पर बैठे तो आडवाणी भाषण देने आए। पूरा संगठन तैयार था कि अब आडवाणी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए स्वयं का नाम प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन आडवाणी ने भाषण खत्म करते करते एक नारा आलाप दिया। बोला, इस देश की सुगबुगाहटों में काफी समय से एक नारा चल रहा है, अब की बारी अटल बिहारी। लोग सन्न, काफी देर तक समझ ही नहीं आया हुआ क्या। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी ने स्पष्ट करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1996 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। पूरी सभा सन्न, रैली में एकदम सन्नाटा। मंच पर बैठे हुए वाजपेयी हतप्रभ थे क्योंकि उन्हें खुद कुछ नहीं पता था। आडवाणी से लेके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पॉज लिए हुए थे। ये वही पॉज था जिसके लिए कभी वाजपेयी फेमस हुआ करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने दोबारा कहा,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं नहीं हो सकता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। आडवाणी ने गुस्से की तरफ देखते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला कर लेते हैं तो पलटते नहीं हैं। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तय हो जाती है। कल्पना कर सकते हैं आप, पूरी पार्टी जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो, वो व्यक्ति दूसरे का नाम प्रोजेक्ट कर दे। और इस मीटिंग के बाद एल.के. आडवाणी से जब अटल बिहारी वाजपेयी मिले तो वाजपेयी ने आडवाणी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या किया, मुझसे तो पूछ लेते। आडवाणी का जवाब आपका दिल जीत लेगा। आडवाणी ने वाजपेयी से कहा, अगर आपसे पूछता तो क्या आप हाँ कर देते? मुझे पता था आप ना ही करेंगे, इसीलिए मैंने पहले से घोषणा कर दी थी। आडवाणी की आप समझिए क्या सोच रही होगी इस फैसले के पीछे। अभी इस फैसले के पीछे की सोच मैं आपको डिकोड करके समझाऊंगा, लेकिन जरा भावनात्मक तौर से इस कहानी से जुड़ने का प्रयास करिएगा। उसी शाम लाल कृष्ण आडवाणी के कमरे में के.एन. गोविंदाचार्य आते हैं। के.एन. गोविंदाचार्य भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आपको पहले कहा था, बहुत ताकतवर महासचिव थे। और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से सवाल पूछा, कैसे कर लिया आपने इतना बड़ा फैसला? बिना संगठन से पूछे, बिना संघ से राय लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तय कैसे कर दी आपने? ये लाल कृष्ण आडवाणी से सीधा सवाल था, क्योंकि संघ की राय नहीं ली गई थी। भारतीय जनता पार्टी में संघ से बगावत करने के बाद लिया गया ये सबसे बड़ा फैसला था, जिसने चौंका के रख दिया था राजनीति को। आडवाणी ने जवाब दिया, अगर संघ की राय लेता तो ये फैसला कभी नहीं कर सकता था। और यही वो किस्सा है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, जब वाजपेयी के लिए पूरे संघ से बगावत करके आडवाणी एक साथ अकेले खड़े हुए थे। अटल और आडवाणी की ये जोड़ी 1996 के चुनाव में उतरी तो कमल खिल गया। 1996 के चुनाव में भाजपा को सीटें तो खूब मिली, लेकिन बहुमत से चूक गया। और फिर वही खिचड़ी सरकारों का दौर। लेकिन 1999 आते आते वाजपेयी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी बन ही गई। गठबंधन के सहारे पर सरकार चलने लगी। आडवाणी को उप प्रधानमंत्री का पद मिला था। और ये वो दौर था जब मुरली मनोहर जोशी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत पर आ गए थे संगठन में। और लगातार वाजपेयी और आडवाणी के बीच दूरी पैदा करने की कोशिशें कर रहे थे। ऐसा आप तमाम पत्रकारों की किताबों के हवाले से समझ सकते हैं। मुरली मनोहर जोशी के ऐसा करने के पीछे शायद ये बात रही हो कि वो आडवाणी के बाद अब अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पदों पर देखकर ऐसा समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में आडवाणी सरीखा ही उनका कद था। लेकिन वाजपेयी समझ गए थे कि मुरली मनोहर जोशी की अति महत्वाकांक्षा आडवाणी को उनसे दूर कर रही है, और आडवाणी को दूर करने वाले को वाजपेयी अपने से दूर कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुरली मनोहर जोशी को सत्ता और पार्टी दोनों से महत्वहीन करके राजनीति के नेपथ्य में डाल दिया था। ये लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी थी, जो तब भी चल रही थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे, और तब भी चल रही थी जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी साइकिल पे बैठ के चौराहों पे पंपलेट चिपकाया करते थे। अभी किस्सा और है जनाब। हुआ क्या, लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के दौरे पे गए, मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे गए तो जिन्ना की तारीफ में कुछ बोल दिए। जिन्ना की तारीफ माने संघ से नफरत, संघ को जिन्ना से नफरत, और आप जिन्ना की तारीफ कराए। पूरा संघ आडवाणी के खिलाफ हो गया। 2003-04 का ये दौर था जब पार्टी से लेकर संगठन तक आडवाणी का मुखर विरोध हो रहा था। तब आडवाणी के पक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी की वो सर्वमान्य आवाज सदन के भीतर और सदन के बाहर गूंजी, जिसके बाद आडवाणी पर आने वाले हर प्रहार वाजपेयी की तरफ मुड़ गए। क्योंकि वाजपेयी ने उस बयान की इस कदर जिम्मेदारी ली थी कि मानो लग रहा था कि वो बोल आडवाणी के थे, लेकिन अंदर से भावना वाजपेयी की थी। वाजपेयी और आडवाणी की ये जोड़ी तब भी चलती रही जब भारतीय जनता पार्टी 2004 का चुनाव हारी। 2005 में फिर से वही बंबई का मैदान था, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये वही मैदान था जहां लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के सबको चौंका दिया था। और एक दफा फिर
भारतीय जनता पार्टी इतिहास के एक नए मोड़ लेने के लिए उसी मैदान पर खड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी मंच पर चढ़े और बोले, मेरा राजनीति से संन्यास, मेरी राजनीतिक पारी खत्म। अब प्रमोद महाजन और लालकृष्ण आडवाणी लक्ष्मण और राम की तरह भारतीय जनता पार्टी को यहां से आगे लेके जाएंगे। आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक विदाई। 2009 तक राजनीति में एक्टिव रहे, फिर 2009 के बाद स्ट्रोक पड़ा और इस स्ट्रोक के बाद वाजपेयी का बोलना चालना सब बंद हो गया। 2017 में अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु होती है। आडवाणी और वाजपेयी की एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आडवाणी और वाजपेयी की एक कहानी थोड़ा पॉज लेके ख़त्म करने का कारण था कि आप वाजपेयी के उस पॉज को भी याद कर लीजिए जिस पॉज में हजारों हजार तालियों की आवाज़ें गूंजा करती थीं। अटल बिहारी और लालकृष्ण आडवाणी की इस कहानी पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पॉलिटिक्स, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें।